हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। आज की इस वीडियो में जो सब्जेक्ट देखेंगे हम वो है हमारा प्राचीन समाज यानी एंसेंट सोसाइटी। बीए प्रोग्राम हिस्ट्री का ये पार्ट है। सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट है। यूनिट 4 देखेंगे आज हम। यूनिट 3 तक हम पहले ही कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कांस्य युग की सभ्यताएं, मिनियन और माइसिनियन। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके हैं उनको हम कवर करेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले हमारा, जो एकलव्य स्नातक फर्स्ट नाम पे है। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो बता दी जाएगी, और जितने भी हमारे लेक्चर के वीडियो लिंक्स है वो यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आप अपडेट रहने के लिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जरूर ज्वाइन कर लें। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, यूजर आईडी एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन है आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। ये हमारी बुक है प्राचीन समाज एंसेंट सोसाइटी, बीए प्रोग्राम इतिहास, सेमेस्टर 1 मेजर पेपर है आपका। इसकी 3 यूनिट हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे 4th यूनिट, कांस्य युग की सभ्यता, मिनोन माइसिनियन। इसके पारिस्थितिक संदर्भ को समझेंगे, राजत्व और राज्य, सामाजिक पैटर्न और अर्थव्यवस्था, कला, धर्म और संस्कृति। तो ये सारे टॉपिक जो है इसमें हम आज कवर करेंगे। तो कांस्य युग की यूनानी सभ्यताओं की बात करते हैं। तो यूनान यानी ग्रीस के कांस्य युग में विकसित सभ्यता जो थी, आप देखेंगे मिनियन थी और माइसिनियन थी। ये जो सभ्यता थी ये टोटल महल आधारित शासन पर थी। इसमें आप देखेंगे भाई पुनर्वितरण अर्थव्यवस्था आपको देखने को मिलती है। ठीक है, साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे उत्पादन और जो भी संसाधन होते थे इनका पूरा नियंत्रण जो होता था राजा और महल के आधार पर होता था, यानी महल आधारित था। यानी पूरा कंट्रोल जो था वो कौन करता था? राजा करता था। और जो सत्ता चलाता था वो कहाँ से चलाता था? महलों से जो है सत्ता चलती थी। मिनियन सभ्यता का विकास आप देखेंगे क्रेता द्वीप पर हुआ था। ठीक है ना, जो क्रेता द्वीप थे वहां पर आपको देखते हैं कि ये जो सभ्यता उभर कर आती है जो भूमध्य सागर में स्थित थी। ठीक है, मेडिटेरियन सी में आप देखेंगे पूरी सभ्यता का विकास हुआ था। इसकी भौगोलिक स्थिति ने इसे अफ्रीका, एशिया और यूरोप के बीच व्यापारिक केंद्र बना दिया। ठीक है, तो इसकी जो भौगोलिक स्थिति इसने काफी इसको प्रोत्साहित किया। क्यों? क्योंकि भाई अफ्रीका, एशिया और यूरोप के बीच जो ये व्यापारिक केंद्र बनकर उभरा था। यहाँ आप देखेंगे महलों, संगमरमर की इमारतों और सुंदर मिट्टी के बर्तनों का निर्माण होता था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अच्छे खासे महल बनाए हुए थे, संगमरमर की इमारतें बनती थी और सुंदर मिट्टी के बर्तनों का जो है निर्माण किया जाता था। यानी इनकी कला जो थी वो काफी अच्छी थी। यूनानियों ने समुद्री यात्रा की, धातु कर्म और कला में जो बहुत प्रगति करी। तो ये लोग समुद्री यात्राएं करते थे, व्यापार काफी अच्छा था इनका। ठीक है, धातु कर्म का इनको ज्ञान था। ठीक है, सामान को भी ये व्यापार करते थे, बनाते थे चीजों को, चाहे औजार हो गया चाहे हथियार हो गया। ठीक है, और कला भी इनकी अच्छी थी। तो बहुत सारी चीजें इन्होंने निर्माण करी, मिट्टी के बर्तन वगैरह हो गए, कांसे के बर्तन वगैरह हो गए। तो काफी अच्छी कला भी थी इनके पास। कांस्य, तांबा और टीन का मिलाकर बनाया जाता था। इसका प्रयोग खेती, निर्माण और युद्धों में बड़े परिवर्तन लाए। तो आपने देखा था भाई कांस्य युग की सभ्यता थी ये। तो कांस्य युग में जब शहरीकरण हुआ तो उस समय आप देखेंगे खेती का और जो निर्माण का था वो काफी महत्वपूर्ण था उस टाइम में। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप देखेंगे। कांस्य ने भाई युद्ध के सामानों को भी बनाना शुरू किया। तो इससे क्या हुआ भाई, आप देखेंगे साम्राज्य को जो क्या मिलता है भाई, स्थिरता मिलती है। युद्ध वगैरह भी ये लोग आसानी से करते थे। यूनानियों ने मिस्र और निकट पूर्व के बहुत कुछ सीखा। तो देखो इनकी बड़ी बात ये भी थी कि इन्होंने मिस्र से भी बहुत सारी चीजों को सीखा था, जैसे देवी देवताओं की मूर्तियां बनाना हो गया, मंदिरों का निर्माण हो गया, धार्मिक परंपराएं हो गई। तो ये सारी चीजें जो इन्होंने अपने निकटवर्ती जो राज्य थे मिस्र वगैरह से सीखी थी। हेरोडोटस के अनुसार यूनानियों ने कई धार्मिक रीति रिवाज मिस्र से अपनाए थे। ठीक है, तो जो इतिहासकार हेरोडोटस हैं वो कहते हैं कि यूनानियों का धर्म जो आप देखेंगे काफी हद तक मिस्र से जो था प्रभावित था। मिनियन और माइसिनियन समाज ने यूनान की पौराणिक कथाओं, कला और धर्म की नींव रखी। तो आप देखेंगे जो माइसिन मिनियन और माइसिनियन जो सभ्यता थी, इसी ने आप देखेंगे यूनान की जो भी पौराणिक कला थी, कथा थे, धर्म थे, इन सबको जो है आगे बढ़ाने का काम किया था। इन सभ्यताओं का विकास न केवल स्थानीय कारणों से हुआ बल्कि मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी उन्नत सभ्यताओं के प्रभाव से प्रेरित था। तो इनका जो विकास हुआ था ये स्थानीय स्तर पर तो विकसित हो ही रहे थे, साथ में जो आस पड़ोस के जो एरिया थे जैसे मिस्र हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, तो उनसे भी जो काफी प्रभावित थे। मिनियोन्स का महल समाज समझते हैं क्या था? तो देखिए कांस्य युग के दौरान साइक्लेडस द्वीप और मिनियोन सभ्यता एशियन क्षेत्र की दो महत्वपूर्ण सभ्यताएं थी। ठीक है, और दोनों ने यूनान के प्रारंभिक सांस्कृतिक विकास में जो है वो महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, साइक्लेडस द्वीप पर और मिनियोन सभ्यता का जो काफी अच्छे से यहाँ पर विकास हो रहा था आप देखेंगे। तो साइलेडस द्वीप समूह की अगर हम बात करें तो साइलेडियस यूनान के पास ईजियन सागर में बसे द्वीप थे। ठीक है,
यहाँ आप देखेंगे बहुत संगमरमर मिलता था। ये द्वीप व्यापार के रास्ते में रुकने का स्थान बन गया। ठीक है, एक तो यहाँ पर देखिए अच्छा संगमरमर है, ठीक है, और दूसरा ये क्या है, एक व्यापारिक केंद्र था, व्यापारिक द्वीप था, यहाँ पे व्यापार हुआ करता था। लोग यहाँ पत्थर की मूर्तियां बनाते थे। ठीक है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर आप देखेंगे पत्थर की मूर्तियां बनाई जाती थी। और गांव, कब्रिस्तान, किलेबंदी और मिट्टी के बर्तन तैयार करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर गांव भी बसे थे, ठीक है ना, कब्रिस्तान थे, किलेबंदी की गई थी, मिट्टी के बर्तन भी तैयार किए जाते थे। तो काफी विकसित अर्थव्यवस्था यहाँ पर आप देखते हैं आ रही थी। ठीक है ना, तो अर्थव्यवस्था भी जो है यहाँ पर काफी अच्छे से विकास कर रही थी। मिनियोन्स की शुरुआत की बात करते हैं तो मिनियोन सभ्यता क्रेता द्वीप पर विकसित हुआ। वहीं हम मिनियोन्स की बात करते हैं तो वो कहाँ हुआ भाई, क्रेता द्वीप पर विकसित हुई थी, जो साइलिडस के दक्षिण में था। ठीक है, तो साइलिडस देखते हैं अलग तरह से विकास कर रहा है, और वहीं मिनियोन्स देखते हैं वो अलग तरह से विकास कर रहा है। मिनियोन्स की उत्पत्ति स्पष्ट नहीं है। लगभग 2200 ईसा पूर्व क्रेता द्वीप पर बड़े बड़े बहुकक्षीय भवन बनने लगे थे। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे मिनियोन्स की जो उत्पत्ति है उसको हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते भाई कब शुरू हुई थी, लेकिन ये कहा जाता है भाई 2200 ईसा पूर्व में जो क्रेता द्वीप था वहां पर बहुत ही बड़े बड़े जो महल बनने लग गए थे। ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता था भाई, महल कहा जाता था। ये महल समुद्र के पास बने होते थे और इनमें कई मंजिलें थी। ठीक है, तो ये जो बनाए गए थे ये समुद्र के किनारे थे, और साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर बहुत बहुमंजिला इमारतें भी जो बनाई जाती थी। दीवारों पर आप देखेंगे जहाजों, डॉल्फिन्स और महिलाओं के सुंदर चित्र बनाए जाते थे। इन इमारतों के चारों और कोई किलेबंदी नहीं थी, यानी शांति पूर्व जो समाज आप देखेंगे ये था। ठीक है, तो यहाँ पर जो भाई कलाकृतियाँ काफी अच्छी थी, जहाजें वगैरह थी, तो वहां पर सुंदर चित्र बनाए जाते थे। जो इन्होंने महल बनाए थे उनके आसपास किलेबंदी नहीं थी, ऐसा लगता था भाई ये लोग शांति प्रिय लोग थे। ठीक है, राजा मिनोस और नोशोस की बात करते हैं तो कहा जाता है कि यह समाज राजा मिनोस द्वारा शासित था। ठीक है, तो यहाँ पे जो राजा थे वो कौन थे, मिनोस थे, और इन्होंने जो राजधानी बनाई थी वो क्या थी, इनकी नोसोस थी। ठीक है, तो राजा मिनोस द्वारा राजधानी बनाई गई नोसोस। इसी कारण इस सभ्यता को मिनियोन सभ्यता कहा जाता है। तो इसी कारण ये सभ्यता का नाम जो पड़ा वो मिनियोन सभ्यता पड़ा। यूनानी कथाओं में मिनोटोर, आधा मनुष्य आधा सांड और भूल भुलैया का भी जिक्र मिलता है। ठीक है, अगर हम इनकी यूनानी कथाओं से इसको निकालने की कोशिश करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा भाई जो राजा था उसने क्या करा था, एक भूल भुलैया बनाई थी, और उस भूल भुलैया के अंदर एक मिनोटोर नाम का जो है आधा मनुष्य और आधा सांड नाम का एक कह सकते हैं जीव रहता था। और अगर कोई भी राजा के खिलाफ जाता था तो राजा क्या करता था भाई, उसको इस भूल भुलैया में डाल देता था, और इस भूल भुलैया से निकलना जो था बहुत मुश्किल था, और ये जो जीव था वो क्या करता था, उसको मार देता था। ठीक है, तो बाद में एक कहानी थी, एक और राजा आता है वो उस भूल भुलैया में जाता है और बाद में उसको मार के वापस आ जाता है। तो ऐसी बहुत सारी मिथक कहानियां हैं। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो सभ्यता जो कहा जाए तो वो मिनोन सभ्यता इसलिए कहलाई क्योंकि राजा मिनोस द्वारा शासित थी और उसकी जो राजधानी थी वो नोसोस थी। ठीक है, पुनर्निर्माण और अर्थव्यवस्था तो लगभग 1700 ईसा पूर्व में भूकंपों ने महलों को नष्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई भूकंप आया और भूकंप ने क्या किया भाई, जो ये पूरी क्षेत्र था उसको नष्ट कर दिया, जो महल थे वो भी खत्म हो गए। इसके बाद आप देखते हैं मिनोन ने इन्हें और भी सुंदर रूप में विकसित किया। ठीक है, और बाद में खत्म होने के बाद ये इसको दोबारा से अच्छे से जो है दोबारा विकसित करते हैं। मिट्टी की तख्तियों से पता चलता है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था जो संगठित थी और ऊपर से नीचे तक चलती थी। तो आप देखेंगे मिट्टी की तख्तियां बनाई गई हैं जो बताती हैं कि भाई अर्थव्यवस्था संगठित रूप से चलती थी, यानी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे। ठीक है ना, सबके अलग अलग काम होते थे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर राजा कंट्रोल कर रहा है तो राजा के नीचे बहुत सारे अधिकारी होते थे। राजा के नीचे आप देखेंगे अधिकारी हो गए, उसके बाद व्यापारी हो गए, उसके बाद किसान वगैरह हो गए, धातुक्रम बनाने वाले हो गए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो पूरी व्यवस्था थी वो किस पर चलती थी, एक संगठित अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, और ऊपर से नीचे तक जो था कार्यों का विभाजन था। लेखन और रिकॉर्ड तो मिनियोन्स ने मिस्र की चित्रलिपि से प्रेरित होकर अपनी लिपि बनाई थी जिसे लीनियर कहा जाता था। ठीक है, तो मिनोन्स की जो अगर आप देखेंगे क्योंकि व्यापार वगैरह हो रहा था, रिकॉर्ड वगैरह रखना जरूरी था, तो इन्होंने भी मिस्र से ही प्रेरित होकर एक लिपि बनाई जिसे लीनियर कहा जाता है। इस लिपि को अभी तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। इसका प्रयोग आप देखेंगे व्यापार, कला, पशु और भूमियों के रिकॉर्ड रखने में किया जाता था। ठीक है, तो इसको भी पढ़ा नहीं गया है, लेकिन फिर भी भाई उस समय व्यापार वगैरह होने लग गया था तो रिकॉर्ड रखना जरूरी होता था। जैसे माल हो गए, पशु हो गए, भूमि हो गए, तो इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड के लिए जो है इस लिपि का उपयोग किया जाता था। ठीक है, तख्तियों पर देवताओं को दिए गए उपहार, मजदूरों को भुगतान और कपड़ा निर्माण के लिए कच्चे माल जैसी बातें भी दर्ज थी। यानी कौन सा लेन देन हुआ, अगर भाई देवताओं को उपहार दिया जा रहा है, ठीक है, या मजदूरों को भुगतान किया जा रहा है, या कपड़ा कितना निर्माण हुआ, तो इन सब चीजों को भी आप देखेंगे रिकॉर्ड किया जाता था। महल केंद्रित पुनर्वितरण अर्थव्यवस्था की प्रकृति तो यहाँ पर जो थी आप देखेंगे महल केंद्रित पुनर्वितरण अर्थव्यवस्था चलती थी।
तो महल के नियंत्रण में पूरी तरह से अर्थव्यवस्था थी। मिनियन समाज में बाजार प्रणाली नहीं थी। लोग यह नहीं जानते थे कि किसी वस्तु का कितना मूल्य है, यानी यहाँ पर आप देखेंगे भाई बाजार प्रणाली नहीं थी, यानी सामान किस तरह से लिया और दिया जाता था, उसका मूल्य क्या होगा ये यहाँ पर तय नहीं होता था। जैसे भेड़ के बदले कितना अनाज मिलेगा या किसी चीज की कीमत कितनी है, ठीक है, तो ये किसी को पता नहीं था। तो इसका अर्थ हम कह सकते हैं भाई सारा नियंत्रण किसके पास रहा होगा, महल प्राधिकरण के आधार प्राधिकरण के पास रहा होगा। वे तय करते थे कि कौन क्या उत्पादन करेगा, तो उनके नियंत्रण में था भाई कितना उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करेगा, ठीक है ना, क्या उत्पादन करेगा और कितना उत्पादन करेगा, और बदले में लोगों को कितना हिस्सा मिलेगा। तो ये सारा तय किसके द्वारा किया जाता था, महल के द्वारा, यानी राजा के द्वारा तय किया जाता था कि भाई क्या उत्पादन करना है आपको, कितना उत्पादन करना है, और कितना हिस्सा जो है आपको अपने पास रखना है। तो इस व्यवस्था को आप देखेंगे क्या कहा जाता है, पुनर्वितरण अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी अर्थव्यवस्था चलती थी, पुनर्वितरण अर्थव्यवस्था, जो किसके कंट्रोल में थी, महल यानी राजा के कंट्रोल में थी। वही तय करते थे कि भाई क्या उत्पादन होगा, कितना होगा और कितना हिस्सा किसको दिया जाएगा। प्रशासन और लेखांकन की भूमिका की बात करें तो इस पूरी प्रणाली को चलाने के लिए बहुत संगठित प्रशासन और लेखा व्यवस्था की आवश्यकता थी। लेखक इन सब का रिकॉर्ड रखते थे। ठीक है, तो भाई पूरी प्रणाली अगर राजा के कंट्रोल में है तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए भाई बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे अधिकारियों की जरूरत होती थी। ठीक है, तो हर अधिकारी अपना अपना काम करते थे और हर चीज को जो है रिकॉर्ड रखा जाता था ताकि चीजें याद रहें। महलों में आप देखेंगे जैतून का तेल, अंगूर आदि उत्पादन के बड़े बड़े भंडार गृह बनाए गए थे। ठीक है, तो चीजों को स्टोर भी किया जाता था महलों में। अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों से खाद्य पदार्थ और कपड़ा जैसी चीजें एकत्र करते थे। अधिकांश लोगों को उनकी नौकरी या कार्य भी इसी प्रणाली के अनुसार सौंपे जाते थे। ठीक है, तो जो भी खाद्य पदार्थ है, कपड़ा है, ये सारी चीजें जो है दूर दूर क्षेत्रों से लाई जाती थी। सबके अपने अलग अलग काम होते थे, सब लाके कहाँ रखते थे, यहाँ पर रखते थे। ठीक है, तो उनके जो भी नौकरी और कार्य थे वो किस पर आधारित थे भाई, वो क्या सामान किसको कहाँ से लेकर आना है, तो ये सारे कार्य उनको दिए जाते थे और वो सब लाके इन चीजों को एक जगह भंडारित करते थे। ठीक है, इससे स्पष्ट है कि व्यक्तिगत विनिमय बहुत कम था। सिर्फ दूर दराज के क्षेत्रों में कुछ लोग आपस में वस्तुएं बदलते होंगे, लेकिन मात्रा बहुत कम थी। यानी पूरा कंट्रोल किसके हाथ में था भाई, राजा के हाथ में था। ठीक है ना, वो सारी चीजों का व्यापार अपने पास करवाता था। तो इसलिए आप देखेंगे व्यक्तिगत लेन देन नहीं होता था। हाँ, दूर दराज क्षेत्रों में थोड़ा बहुत रहा होगा तो नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादातर जो भी व्यापार होता था या जो भी सामान लाया जाता था वो किसके द्वारा लाया जाता था, राजा के द्वारा लाया जाता था। विदेशी व्यापार, मिनियोन समाज का विदेशी व्यापार भी महल के नियंत्रण में था। ठीक है, आंतरिक व्यापार देख रहे हैं भाई, पूरा कंट्रोल किसने किया हुआ, राजा ने। बाहर का भी जो कंट्रोल था, यानी बाहर भी जो भी सामान आ रहा था उस पर भी महल का नियंत्रण होता था। साइप्रस से तांबा लाया जाता था। टीन दूर देशों जैसे ब्रिटेन और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। व्यापार के बिना मिनियोन अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती थी। इनके मुख्य व्यापारिक साझेदार मिस्र थे। ठीक है, तो ये व्यापार भाई करते थे और व्यापारिक साझेदार इनके देखेंगे मिस्र थे, तो मिस्र से जो है ये व्यापार किया करते थे। ठीक है, तो मिस्र के मकबरे के चित्र में आप देखेंगे मिनियोन के उपहार और श्रद्धांजलि लाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे भाई कि इनका संपर्क था मिस्र के साथ, तो उनके मकबरे में भी देखेंगे भाई कि ये लोग जो उपहार वगैरह देते थे या कोई राजा अगर मर जाता था या उसको श्रद्धांजलि वगैरह देने जाते थे तो वो सारी चीजें वहां पर आप देखेंगे चित्र बनाए गए हैं उसमें दिखाई देते हैं उनके मकबरे में। कुछ मिनियोन लोग मिस्र में भाड़े के सैनिक या कलाकार भी रहे होंगे, ऐसा भी कहा जाता है भाई बहुत सारे लोग अवसर की तलाश में मिस्र में गए होंगे, वहां पर सैनिक या कलाकार के रूप में काम किया होगा, क्योंकि वहां मिनियोन शैली के भित्ति चित्र पाए गए हैं। ठीक है ना, तो भित्ति चित्र भी आप देखते हैं बहुत सारे वहां पर बने मिलते हैं, तो इसका मतलब भाई यहाँ के लोग वहां रहते होंगे तो यहाँ से प्रेरित होकर उन्होंने बहुत सारी चीजों को लिखा होगा। ठीक है, विनिमय प्रणाली और जहाजरानी, तो कांस्य युग में व्यापार और विनिमय में बदलाव आया। ठीक है, तो आपने देखा था भाई कांस्य युग था, नई सभ्यता की शुरुआत, सभ्यता का विकास था, शहरी सभ्यता आ रही थी, तो उस समय जो महत्वपूर्ण विनिमय और प्रणाली थी, व्यापार काफी दूर दूर तक होता था, तो जहाजों का जो था काफी अहमियत थी इस टाइम। तो क्रेता के जहाजों का निर्यात लगातार होता रहा। ठीक है ना, तो क्रेता आप देखेंगे भाई जहाजों का जो ये लगातार निर्यात करते थे। साइलेडस के साथ व्यापार में कमी आई, तो पहले हमने देखा था भाई साइक्लेडस जो क्षेत्र था वहां पर व्यापार होता था, उसमें आप देखेंगे व्यापार में थोड़ी कमी आती है। और 2650 से 2100 ईसा पूर्व के बीच मिस्र और सीरिया से कीमती वस्तुएं और नई तकनीकें जो हैं आयात की गई। ठीक है, यानी आप देखेंगे मिस्र और सीरिया से भी ये लोग नई तकनीकें लेकर आ रहे थे। 2200 ईसा पूर्व के आसपास मस्तूल वाले जहाजों के चित्र मिनियोन मुहरों पर दिखाई देते हैं। यह बताता है कि उन्नत जहाजरानी तकनीक जानते थे। ठीक है, तो अच्छे खासे जो थे इनको जहाजों की भी जानकारी थी। और आप देखेंगे भाई
कि जो मस्तूल वाले जहाज हैं वो मिनियोन की मोहरों पर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या था भाई कि इन लोगों को जहाज रानी की भी अच्छी तकनीक पता थी, ठीक है, तो जहाजें भी अच्छी किस्म की बनाया करते थे। मोहरे और स्वामित्व प्रणाली की बात करते हैं तो क्रेता में मिले पत्थर की मोहरे यह प्रमाण है कि व्यापार नियमित और संगठित था, ठीक है, तो व्यापार जो था वो भाई नियमित था, नियमित होता था और संगठित था, यानी एक संगठन के द्वारा जो व्यापार किया जाता था। ये मोहरे लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत की हैं। इस समय तक प्रशासनिक नियंत्रण बढ़ गया था और स्वामित्व के पैटर्न में भी बदलाव आ रहा था, ठीक है, तो ये जो मोहरें मिली हैं ये बताती हैं भाई इस समय थोड़ा आप देखेंगे व्यापार के पैटर्न में बदलाव आ रहा था और धीरे धीरे जो पहले राजा के अधीन था वो धीरे धीरे कुछ लोगों के अधीन भी व्यापार होने लग गया था, ठीक है, तो ये मोहरें जो है उसको बताती हैं। घरेलू उत्पादन और शिल्प की बात करते हैं तो नवपाषाण काल से ही घर उत्पादन की मुख्य इकाई होते थे भाई, तो नवपाषाण काल में आप देखेंगे लोग घर बना के घरों में रहने लग गए थे। कारीगरी और उत्पादन घर के स्तर पर ही होता था, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कारीगरी भी जो थी वो सामान्य स्तर पर होती थी, यानी प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन करते थे, तो उस समय क्या था भाई वो उत्पादन अपने लिए किया जाता था, ठीक है, तो और कोई मतलब नहीं होता था क्योंकि भाई व्यापार वगैरह इतना ज़्यादा था नहीं उस टाइम में। लेकिन बाद में आप देखते हैं जब शहरीकरण और शिल्प की मांग बढ़ी, जब शहरीकरण बढ़ता है तो उसके बाद जो घर स्तर पर उत्पादन किया जाता है उसकी मांग बढ़ जाती है, ठीक है, तो इनकी मांग बाजारों तक जब पहुंचती है तो घरों के बाहर आप देखते हैं कार्यशालाएं बनती हैं और बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रक्रिया जो है शुरू होती है। सिरेमिक मिट्टी के बर्तनों के उत्पादन में भी बदलाव आया, तो जो भाई पहले मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे सिरेमिक, इसमें भी आप देखते हैं इनके उत्पादन में भी बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। अब नए डिजाइन और चित्र वाले बर्तन बनने लगे, ठीक है, पहले जो साधारण बनाए जाते थे अब उन मिट्टी के बर्तनों पे आप देखेंगे चित्रकारी की जाने लगी, अच्छे डिजाइन बनाए जाने लगे। ये स्थानीयता के आधार पर अलग अलग थे, तो भाई जिस जो स्थान था जिस स्थान पे जो भी डिजाइन और चित्र फेमस होते थे वो बनाए जाते थे, स्थानीयता के आधार पर जो उनका कल्चर होता था जो उनकी संस्कृति होती थी उसके आधार पर ही वो उन बर्तनों पर वो चित्र बनाते थे। उत्पादन की प्रक्रिया अधिक जटिल और संगठित हो गई, फिर बाद में आप देखते हैं मांग और ज्यादा बढ़ती है, तो भाई जो उत्पादन प्रक्रिया थी वो अधिक जटिल हो जाती है, यानी बड़े पैमाने पर बनाया जाने लगता है, तो उसके बाद क्या होता है भाई संगठित होना शुरू होता है, यानी एक साथ बहुत सारे लोग मिलकर इस काम को करने लग जाते हैं, ठीक है, जैसे कोई कच्चा माल लेकर आता है, ठीक है, कोई क्या करता है भाई इसको बनाता है, कोई क्या करता है उसको बेचता है, ठीक है, तो इसमें क्या देखते हैं आप उत्पादन की प्रक्रिया जो होती है बहुत ज्यादा जटिल हो जाती है। कामोरेस मिट्टी के बर्तन इसका उदाहरण है, ये चाक पर बने रंगीन चित्रों वाले सुंदर बर्तन थे जिनके प्रमाण क्रेता की कॉमरेस गुफा से मिलते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे भाई बनाने में भी मिट्टी के बर्तन बनाने में भी चेंजेस आते हैं, जिसमें आप देखते हैं भाई रंगीन चित्रों का उपयोग होने लगा, सुंदर बनाए जाने लगते थे, ठीक है, तो ऐसा आप देखेंगे भाई पहले गुफाओं में ये सारे चित्र देखने को मिलते थे लेकिन फिर बाद में आप देखते हैं बर्तनों पर भी वो डिजाइन किए जाने लगे थे। महल की भूमिका और सामाजिक परिवर्तन। महल न केवल पुनर्वितरण के केंद्र थे बल्कि उन्होंने नए शिल्प जैसे कॉमरेस बर्तनों के उत्पादनों में भी भूमिका निभाई, ठीक है, जो नए प्रकार के बर्तन बन रहे थे ना अच्छे सुंदर चित्रकारी रंगीन, तो उन सबको भी प्रोत्साहन दिया किसने अ, शहर उसने महल ने, ठीक है ना, तो महल क्या करता था उनको प्रोत्साहन देता था भाई ऐसे बर्तन बनाया जाए, उनका उत्पादन किया जाए, उनका व्यापार किया जाए। हाल के साक्ष्य बताते हैं कि ये बर्तन केवल महल या शासक वर्ग तक सीमित नहीं थे बल्कि समाज के अन्य शक्तिशाली वर्गों तक भी पहुंचे, ठीक है, तो ये नहीं था कि भाई ये जो सामान बन रहा था केवल जो महल के लोग इसका इस्तेमाल करते थे, शासक वर्ग ही इस्तेमाल करते थे, जिनके पास पैसा था वो लोग भी उनका इस्तेमाल करते थे, क्योंकि धीरे धीरे ये प्रतिष्ठा का जो है प्रतिष्ठा की चीज बनने लगी थी, लोग इसको पसंद करने लग गए थे, तो इनकी मांग जो थी हर क्षेत्र में जो धीरे धीरे बढ़ने लगी। इससे पता चलता है कि मिनियोन समाज में सामाजिक असमानताएं और वर्ग विभाजन बढ़ने लगे थे, ठीक है, तो इसमें भी आप देखेंगे कि भाई हर प्रकार के लोग जो थे उस सभ्यता में रह रहे थे, अमीर लोग भी थे, कुछ निम्न दर्जे के लोग भी थे, तो वर्ग विभाजन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर महल भी होता था और प्रशासनिक अधिकारी भी होते थे और कुछ व्यापारी अमीर लोग भी होते थे, तो वर्ग विभाजन यहाँ पे देखने को मिलता है, कुछ निम्न दर्जे के लोग थे जो काम करते थे। सामाजिक जटिलता और मिनियोन धर्म की बात करते हैं तो प्रारंभिक समाज की अगर बात देखें तो शुरुआती मिनियोन समाज में सत्ता के लिए कोई समूहों में प्रतिस्पर्धा नहीं थी, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं था कि भाई सत्ता के लिए आपस में लोग लड़ रहे थे, कोई सख्त राजा या ऊंच नीच वाला वर्ग नहीं था जैसे मेसोपोटामिया मिस्र या चीन में आप देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भाई सख्त ऐसा नहीं था कि भाई सख्त कोई राजा रहा वो अपने हिसाब से शासन चलाना चाहता हो, ठीक है, या उचला निचला वर्ग उसको चुनौती दे रहा हो, तो ऐसी कोई चीज यहाँ पर खास देखने को नहीं मिलती है। लेकिन समय के साथ जब कृषि हस्तशिल्प और व्यापार बढ़ा तब समाज में अमीरी गरीबी और ऊंच नीच की भावना बढ़ी, तो जैसे भाई शहरीकरण आता है व्यापार होने लग जाता है, ठीक है, और चीजें जो होती हैं किसी के पास ज्यादा होने लगती हैं किसी के पास कम होने लगती हैं, संसाधन किसी के पास कम है ज्यादा है, तो इस समय आप देखते हैं संघर्ष शुरू होता है, ऊंच नीच का भेदभाव भी इसी टाइम आपको देखने को मिलता है।
यानी समाज धीरे धीरे पदानुक्रमित हो जाता है, यानी जिसके पास भाई संसाधन होते हैं, पैसा आ जाता है, वो ऊंचा स्थान हासिल कर लेता है, जिनके पास नहीं होते वो नीचे रह जाते हैं। ठीक है, तो इस समय आप देखेंगे भाई पदानुक्रमित समाज हो जाता है, यानी धीरे धीरे समाज में भेदभाव भी बढ़ता है। मिनियन धर्म की बात करते हैं तो पहले यह माना जाता था कि मिनियन धर्म में केवल एक ही देवता था, लेकिन अब शोध से पता चला है कि बहुदेववादी या कई देवता और देवी यहाँ पर होते थे। ठीक है, तो शुरुआती जब खोजा गया तो पता लगा भाई एक धर्म है, लेकिन बाद में और ज्यादा जब चीजों को देखा गया, पुरातत्वविदों ने और सारी चीजों को खोज के निकाला, तो पता लगा भाई बहुवादी देवता होते थे यहाँ पर, एक ही देवी देवता नहीं थे, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। ये देवता स्थानीय थे और महलों में आयोजित पूजा और अनुष्ठानों में शामिल किए जाते थे। तो स्थानीय देवताओं की पूजा होती थी, उस स्थान पे जो भी देवता थे उनकी पूजा होती थी, और बड़े सामूहिक जो अनुष्ठान होते थे इनके लिए किए जाते थे, और सामुदायिक सामुदायिक मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर इस जो भी आयोजन और अनुष्ठान किया जाता था उसमें शामिल होते थे। मिनियन धर्म में कुछ खास धार्मिक प्रतीक थे, तो यहाँ पर कुछ खास धार्मिक प्रतीकों को जो है माना जाता था, जैसे पवित्र अभिषेक की सिंह। ठीक है, ये देखेंगे, ये सिंह है जो बैल की सिंग, इसको पवित्र माना जाता था। ठीक है, दोहरी कुल्हाड़ी हो गई। ठीक है, ये, और उसके बाद आप देखेंगे बैल हो गया, पक्षी हो गए, सांप हो गया, यानी जीव जंतुओं की यहाँ पर है बड़ी मात्रा में पूजा की जाती थी। ठीक है ना, भगवान के रूप में जो है जीव जंतुओं को भी पूजा जाता था। देवताओं को मानव रूप में नहीं बल्कि जानवरों के रूप में या बिना किसी मूर्ति के रूप में भी जो है पूजा जाता था। इन प्रतीकों से जीवन देने वाली शक्ति स्त्री पुरुष दोनों प्रकार के देवताओं का प्रतिनिधित्व होता था। ठीक है, अगर आप देखें जो भी जीवन देने वाले हैं स्त्री पुरुष के रूप में, दोनों को ही जो है देवताओं के रूप में पूजा जाता था। मिनियन धर्म में काफी लचीलापन था, उनके भित्ति चित्रों और मिट्टी के बर्तनों के डिजाइनों में भी दिखाई देता है। ठीक है, तो इनका धर्म जो था काफी लचीला था, ऐसा सख्त नहीं था। इनकी जिस भी भगवान में रुचि होती थी वो उसकी पूजा करते थे, कोई एक सख्त नियम नहीं था भाई यही भगवान है और यही सर्वश्रेष्ठ है। पूजा स्थल की बात करें तो मिनियन लोग पूजा के लिए गुफाओं, पहाड़ियों और महलों का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो इन्होंने भाई पूजा के लिए गुफाओं को पवित्र माना था, पहाड़ियों को पूजते थे, महलों में भी कई स्थान जो थे इन्होंने पूजा के स्थल बना दिए थे, तो हर जगह जो ये लोग पूजा करते थे। नवपाषाण काल से ही गुफाओं में रहना और पूजा करना चलता आ रहा था, तो भाई जो पूजा पाठ था और भगवान की मान्यता थी वो नवपाषाण काल से ही लोगों में थी। ठीक है, लेकिन अगर देखते हैं 200 ईसा पूर्व के बाद जब महलों का निर्माण हुआ तो सामुदायिक पूजा मुख्य रूप से महलों में आयोजित की जाने लगी। ठीक है, तो जब भाई महल बन जाते हैं तो सामुदायिक रूप में लोगों को इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते हैं, लोगों को इकट्ठा किया जाता है, तो सामूहिक रूप से आप देखेंगे जो पूजा का महत्व बढ़ता है इस टाइम में। मिनियन सभ्यता के प्रमुख चरण, तो काल देख लेते हैं भाई, टोटल 4 कालों में था ये। ठीक है, ये इनकी समय अवधि है और इनकी विशेषताएं क्या रही, तो सर सबसे पहले देखेंगे पूर्व राजसी काल जो 2600 से 1900 ईसा पूर्व था। तो इस समय क्या हुआ था, कृषि और व्यापार का विकास हुआ था, जनसंख्या वृद्धि हुई थी, सामाजिक वर्गों जो थे इसी टाइम में उभर कर आ रहे थे। ठीक है, पुराना राजसी काल जो था वो 1900 से 1700 ईसा पूर्व था, तो इस समय आपने देखा था राजधानी नोसोस बनी, ऑफिस्टोस, जोक्रोस जैसे महलों का निर्माण होता है, भूमि और व्यापार पर नियंत्रण आप देखते हैं इसी समय शुरू होता है। ठीक है, लोग भूमि और व्यापार को नियंत्रित करना शुरू करते हैं, और इसी समय भाई जब व्यापार वगैरह होता है तो लीनियर ए लिपि का भी विकास होता है, क्योंकि उनको रिकॉर्ड रखना जरूरी होता था। ठीक है, फिर आता नया राजसी काल जिसे 1700 से 4500 ईसा पूर्व 1450 ईसा पूर्व माना जाता है। तो इस ये भूकंप के बाद सांस्कृतिक विस्तार था, देखा था ना, बड़े पैमाने पर भूकंप आया था, जितने महल वगैरह बनाए गए थे सब नष्ट हो गए थे। मिस्र और एशिया से व्यापार इस टाइम होता है, थेरा ज्वालामुखी विस्फोट से नुकसान भी कई जगह देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये काल जो था वो निर्माण और नई चीजों के बनने का काल था। पोस्ट पैलेटियल काल जो था 1450 से 1100 ईसा पूर्व था, माइसिनियन लोगों ने क्रेता पर इस टाइम कब्जा कर लिया, मिनियोन कला और लिपि का अपनाया, और यहीं पर आप देखते हैं लीनियर और लीनियर बी जो लिपि है उभर कर आती है। ठीक है, तो इन 4 चरणों में आप देखते हैं मिनियोन सभ्यता जो है फली फूली। समाज की प्रकृति की बात करते हैं तो पुरातत्व से पता चलता है कि मिनियोन महलों के चारों ओर कई दीवारें या किले नहीं थी। ठीक है ना, कोई दीवार और किला नहीं बनाते थे, क्योंकि ये भाई शांति प्रिय लोग थे, इनको लड़ाई झगड़े में इतना विश्वास नहीं था, ना कोई आक्रमण किसी पे करता था, तो इसलिए शांति प्रिय इलाका था, तो कोई आप देखेंगे कोई सिक्योरिटी या दीवार या किला नहीं बनाया जाता था। इतिहासकार थ्यूसिडाइडस के अनुसार राजा मिनोन ने पहली नौसेना बनाई थी और साइलेडस द्वीपों को अपने अधीन किया था। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो राजा मिनोस थे वही पहल करते हैं, सबसे पहले वो आसपास के इलाकों को जीतकर अपनी सभ्यता को और ज्यादा विस्तारित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने का प्रयास करते हैं, सबसे पहले यही नौसेना बनाते हैं, और जो हमने देखा था भाई साइक्लेडस जो द्वीप था उस पर आक्रमण करके उसको अपने अधीन कर लेते हैं। तो
नोसोस महल में सैकड़ों कमरे मिले हैं, जल निकासी व्यवस्था आपको देखने को मिलती है, सुंदर चित्रकला देखने को मिलती है। तो इसका मतलब इन्होंने व्यवस्थित तरीके से जो है महलों का निर्माण करवाया था, सारी सुविधाएं जो थी इनके अंदर आपको देखने को मिलती हैं। महिला महिलाओं के चित्रों में प्रमुख उपस्थिति से लगता है कि मिनियोन समाज महिला प्रधान था। तो भाई कई जगह आप देखेंगे जो भी चित्र वगैरह बने हैं तो महिलाओं को काफी महत्व दिया जाता है, तो ये भी मान लिया जाता है भाई हो सकता है यहाँ पर महिला प्रधान जो व्यवस्था रही हो। फिर भी कब्रों से मिले हथियार बताते हैं कि कुछ पुरुष योद्धा वर्ग के रूप में महत्वपूर्ण थे। कुल मिलाकर मिनोन समाज धार्मिक और कलात्मक था। ठीक है भाई, कब्रों से देखने को मिलता है भाई धार्मिक लोग तो थे ही ये, ठीक है। और कुछ कब्रें जब खोदी गई तो उसमें पुरुष योद्धा भी मिले हैं, तो यानी कि भाई ये लोग क्या करते थे भाई, युद्धों में भी भाग लेते थे और युद्ध के लिए भी तैयार रहते थे। ठीक है, और समाज की बात करते हैं तो भाई जो समाज था वो जो था वो धार्मिक भी था और कलात्मक था, ये तो हमने देखा ही था। ठीक है, लोगों का धार्मिक काफी विश्वास था और कलात्मक भी बहुत सारे काम इन्होंने किए थे। मिनियन और माइसिनियन यूनान का संबंध। ठीक है, तो मिनियन जो हमारा मिनियन सभ्यता है और जो माइसिनियन है, तो यूनान के साथ किस तरह से इनका संबंध था। तो संपर्क और प्रारंभिक संबंध की बात करते हैं तो जैसे ही मिनियन लोगों ने बड़े जहाज बनाना शुरू किया, उनका व्यापार दूर दराज के क्षेत्रों तक फैल गया। ठीक है, और इसी दौरान उन्होंने यूनान की मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों का सामना हुआ जिन्हें माइसिनियन कहते थे। ठीक है, तो आप देखेंगे भाई शुरुआत में अगर देखें तो ये लोग नॉर्मल अपने क्षेत्र तक सीमित थे, लेकिन जब इन्होंने क्या किया भाई दूर दराज इलाकों में व्यापार करना शुरू किया, तो जब ये वहां पहुंचते हैं तो वहां पर जो लोग इनको मिलते हैं यूरान में, तो उन लोगों को ये क्या कहते हैं, माइसिनियन कहते हैं। ठीक है, माइसिनियन लोग समुद्री छापेमारी करते थे जबकि मिनियोन लोग व्यापार और कला में अधिक रुचि रखते थे। ठीक है, तो हम देखेंगे माइसिनियन जो थे भाई समुद्री छापेमारी करते थे। ठीक है, यानी समुद्र के जो इलाके थे उनमें जो भी व्यापार वगैरह या भी जो भी चीजें थी वो सारी इनके कंट्रोल में होती थी, वो सब चीजें करा करते थे। बाकी मिनियन जो थे भाई उनका तो अपना उन्होंने अपना अर्थव्यवस्था बना रखी थी, वो व्यापार वगैरह और कला वगैरह में जो ज्यादा वो रखते थे, रुचि रखते थे। मिनियन और माइसिनियन वास्तुकला में क्या अंतर था, तो देखिए मिनोन लोगों ने बड़े महल बनाए जैसे नोसोस, वहीं माइसिनियन लोगों ने मैग्रोन नामक बड़े हॉल या किंग हॉल बनाए थे। ठीक है, उनके महलों के मुख्य कक्ष होते थे। तो इनका जो बना महलों को बनाने का तरीका अलग था, इनका महलों को बनाने का तरीका जो देखेंगे अलग था। माइसिनियन शहर में पुरातत्वियों को ऊंची दीवारें और कई छतें वाले किले मिले हैं। इस आधार पर पूरी सभ्यता को माइसिनियन सभ्यता कहा जाता है। यहाँ पर आपने देखा जब पुरातत्विक खोज करने गए तो क्या देखते हैं भाई, बहुत बहुत ऊंची ऊंची दीवारें इनको देखने को मिलती है, कई छत वाले किले देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सभ्यता जो थी माइसिनियन सभ्यता, इसलिए से क्या कहा जाता है भाई, माइसिनियन सभ्यता कहा गया। पुरातात्विक खोजों और हेनरिक सिलमेन ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया और इन्होंने पुरातात्विक बहुत सारी चीजें खोजी और उसके आधार पर बहुत सारी चीजें बताई हैं। तो कहते हैं कि माइसिनियन में सोने चांदी भरी कब्रें मिली हैं जिनसे पता चलता है कि यहाँ बहुत अमीरी थी। ठीक है, तो जब उन्होंने पुरातत्व लोगों ने माइसिनियन क्षेत्र में जब खुदाई करी है तो पता लगता है भाई कि कब्रों में भारी मात्रा में सोने मिले हैं। तो इसका मतलब क्या भाई, काफी अमीर लोग रहे होंगे, पैसे इनके पास काफी थे, धन संपदा काफी थी। ठीक है, पुरातात्वी हेनरी स्लिमेन ने सोचा कि उन्होंने राजा आगमेन की कब्र खोज ली। तो भाई जब उन्होंने खोजा तो उनको लगा भाई मैंने तो राजा की कब्र खोदी है, इसकी वजह से यहाँ पर ये सारी चीजें मिल रही होंगी। ठीक है, लेकिन जैसा कि होमर ने एलियड में लिखा था कि भाई राजा जो था वो काफी अमीर था, उसने काफी धन संपदा थी उसके बाद, तो उनको लगा भाई मैंने राजा की कब्र खोजी है इसलिए इतनी सारी चीजें मिल रही होंगी। लेकिन बाद में पता चला कि यह जगह ट्रोजन युद्ध से लगभग 100 वर्ष पहले की थी। ठीक है, सॉरी 1000 वर्ष पहले की थी, यानी उससे भी पहले की कब्र थी ये, और उस टाइम में इतनी मात्रा में जो है यहाँ पर धन संपदा मिली थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि भाई कि उस समय के लोग जो थे काफी अमीर थे, चीजों को महत्व देते थे। मिनियोन का माइसिनियन पर प्रभाव, तो माइसिनियन कला स्थापत्य और संस्कृति में मिनियोन सभ्यता का गहरा प्रभाव था, हालांकि दोनों के बीच कुछ मुख्य अंतर भी थे। तो भाई एक दूसरे की कला का थोड़ा बहुत मेलजोल मिलता है, लेकिन अंतर भी बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं। तो देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण, जैसे पूजा की बात करते हैं तो मिनियोन में आप देखेंगे मूर्ति और प्रतीकों की पूजा होते थे, वहीं हम माइसिनियन में देखेंगे जली हुई वस्तुओं और बलि के साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब यहाँ पर भाई अग्नि बलि को महत्व दिया जाता था। निर्माण आप देखेंगे बहुत सारे मंदिर इन लोगों ने बनाए थे, ये मंदिर जो है बहुत कम बनाए थे, ये लोग इतने मंदिर वगैरह नहीं बनाते थे। समाज देखेंगे अधिक शांति प्रिय था, वहीं यहाँ देखेंगे अधिक योद्धा थे और सैन्य समाज था। ठीक है, तो ये लोग क्या थे, योद्धा और ज्यादा सैन्य गतिविधियां करते थे। तो ये इनमें कुछ जो था महत्वपूर्ण अंतर थे। भाषा और लिपि की बात करते हैं तो माइसिनियन भाषा इंडो यूरोपीय परिवार की थी, वे लीनियर बी लिपि का प्रयोग करते थे जिसे वेंट्रिस ने पढ़ा था। ठीक है, और 9 से
नोसोस में मिले जो क्ले कैबलेट दर्शाते हैं कि माइसिनियन ने मिनियोन पर प्रभुत्व जमाया और उनकी लिपि को अपना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखना था भाई, जो माइसिनियन थे उन्होंने मिनियोन पर जब प्रभुत्व जमाया तब उन्होंने लिपि में सुधार किया। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, और जो लिपि है वो थोड़ी मिलती जुलती देखने को मिलती है। इससे लगता है कि मिनियोन पर माइसिनियन नियंत्रण था, लेकिन यह शांतिपूर्ण था या युद्ध से, यह अभी तक निश्चित नहीं हो पाया। ठीक है, तो आप देखेंगे भाई मिनियोन ने जो किया गया था भाई, मिनियोन का जो था माइसिनियन पर पूरा नियंत्रण था, लेकिन ये अभी तक समझ में नहीं आया भाई कि ये लोग आपस में बातचीत के द्वारा एक थे या फिर युद्ध के द्वारा इन्होंने इसको जीत लिया था और उसके हिसाब से ये जो थे इनके कंट्रोल में थे। तो ये सब चीजें अभी पता नहीं लगी हैं। माइसिनियन सभ्यता के चरण। ठीक है, तो माइसिनियन जो सभ्यता उसके चरण देख लेते हैं। तो इसका आरंभिक काल जो था वो 2000 से 1600 ईसा पूर्व था। माइसिनियन में आप देखेंगे बसावट होती है, कृषि और व्यापार का विकास होता है, समाज में वर्ग व्यवस्था इसी टाइम बनती है, मिनियोन से संपर्क भी जो शुरू होता है इसी टाइम में। ठीक है, मध्यकाल जो था इनका 1600 से 1400 ईसा पूर्व। थेरा ज्वालामुखी के बाद माइसिनियन शक्तिशाली हो गए, क्योंकि बड़े आप देखते हैं यहाँ पर दफन स्थल थैलोसिस की कब्रें मिलती हैं। 1450 ईसा तक नोसोस माइसिनियन नियंत्रण में आ जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे 1450 तक जो नोसोस था वो पूरा माइसिनियन नियंत्रण में आ जाता है। उत्तर लेट काल की बात करते हैं, 1400 से 1200 ईसा पूर्व। मिनियोन का प्रभाव बहुत गहरा था, हित्ती साम्राज्य से युद्ध, मिस्र और एशिया से सीधा व्यापार करते थे, शक्तिशाली महल प्रणालियां इन लोगों ने विकसित कर ली थी। ठीक है, तो ये तीन महत्वपूर्ण काल थे माइसिनियन सभ्यता के। ठीक है, और इनमें ये सारी जो थे आप देखेंगे इनकी विशेषता थे, ये सारे जो बदलाव उस टाइम आ रहे थे यहाँ पे। ठीक है, माइसिनियन शासन व्यवस्था और समाज। तो माइसिनियन महल एक संगठित प्रशासनिक, सैन्य और आर्थिक केंद्र था। तो आप देखेंगे भाई प्रशासनिक व्यवस्था इनकी बहुत अच्छी थी। ठीक है, इन्होंने अर्थव्यवस्था को अच्छे से विकसित किया हुआ था। ठीक है, सैन्य इनकी काफी अच्छी थी, और लीनियर भी दस्तावेजों से पता चलता है कि शासक जो थे वो यहाँ पर अच्छे थे और अच्छे प्रकार से शासन चलाते थे। ठीक है, तो देखेंगे शासक कैसे थे। तो वॉनकस जो राजा या सर्वोच्च शासक इस टाइम हुआ करता था। लावागेतास होता था जो सैन्य प्रमुख या उत्तराधिकारी होता था। फिर टेलिस्टाई यानी पुजारी या विजात वर्ग। फिर आते थे कोरेटे, ये क्षेत्रीय अधिकारी या प्रबंधक होते थे। फिर आते थे हेवितोई जो सैनिक वर्ग थे। उसके बाद पाशरू गांव के स्थानीय मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो एक पूरी प्रशासनिक व्यवस्था ये लोग चलाते थे। ठीक है ना, पदनक्रम था, यानी सबसे ऊपर राजा होता था, उसके बाद उसके सैनिक प्रमुख होते थे, फिर आप देखेंगे जो पुजारी और अभिजात वर्ग होते थे, फिर जो क्षेत्र अधिकारी जो नियंत्रण रखते थे, फिर सेना होती थी, फिर गांव में स्थानीय मजिस्ट्रेट जो गांव की जो क्रियाकलाप होते थे उनको देखते थे। ठीक है, तो महल में आप देखेंगे राजमिस्त्री, कुम्हार, सुनहार, बढ़ई आदि लोग काम करते थे, और सारा हिसाब किताब बहुत सटीक रखा जाता था। ठीक है, तो महल आधारित व्यवस्था थी, तो सब कंट्रोल राजा में था, सारे वर्ग के लोग यहाँ काम करते थे और सबका जो है हिसाब रखा जाता था। कपड़ा उद्योग विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, जिसमें मुख्यतः महिलाएं कार्य करती थी। ठीक है ना, तो कपड़ा उद्योग भी यहाँ पर काफी नियंत्रित था, और ज्यादातर इसमें महिलाओं से काम लिया जाता था। माइसिनियन व्यापार धातु, मसाले, तांबा, टीन और विलासकता की वस्तुएं भी शामिल थे। तो ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे भाई, व्यापार में धातु, मसाले, तांबा, टीन, इन सब चीजों का भी जो है व्यापार किया करते थे। माइसिनियन सभ्यता का पतन कब हुआ, तो देखिए लगभग 1200 ईसा पूर्व के बाद केवल 2 पीढ़ियों के भीतर माइसिनियन सभ्यता जो थी अचानक खत्म हो गई। महल और नगर नष्ट हो गए और दोबारा नहीं बने। हित्ती साम्राज्य और ट्रॉय भी इसी समय नष्ट हो गए। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण जो उस टाइम शासक थे और जो व्यवस्थाएं थी या जो सभ्यताएं थी वो इस समय आप देखेंगे नष्ट हो गई। तो 1100 ईसा पूर्व तक यूनान में अंधकार युग शुरू हो गया, जहां मिनियोन और माइसिनियन दोनों का प्रभाव समाप्त हो गया। ठीक है, तो 1100 ईसा पूर्व में देखते हैं आप कि पूरा एक अंधकार युग था, इसमें बहुत सारी सभ्यताएं जो थी वो नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये यूनिट खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट है तो जरूर करें। धन्यवाद।